हरे कृष्णा। देखिए, मैंने आपको ना लास्ट टर्न पे लेवरेज पढ़ाया था। लेवरेज बोल लीजिए, लीवरेज बोल लीजिए, एफएम में, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको एक पूरी टेबल लिखवाई थी। और जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम बच्चों को याद है। वो टेबल क्या थी? अब आपके पास पहले वाला होगा, वो निकालिए। जो पूरी टेबल आपने लिखी थी, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आता है। फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस होता है पहले। इंटरेस्ट इसलिए माइनस होता है, ये आप इनकम टैक्स में भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको इनकम टैक्स में भी, कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो अलाउेबल एक्सपेंडिचर होता है। इनकम टैक्स में वो खर्चा अलाउड होता है। तो पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर जो पोर्शन बचता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ तो आया अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स को टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोला जाता है, क्योंकि इस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देखिए और भी देता चल रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमें आपको कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें आपको पूरा दिमाग से चलना है। ईबीटी को हम लोग टैक्सेबल प्रॉफिट, प्रोफेशनल लैंग्वेज में टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। रीजन मीन उस पे हमें टैक्स निकालना होता है। फिर उसके बाद टैक्स आता है। जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं तब हम कहते हैं ये जो अर्निंग बची है ये टैक्स के बाद बची है। तो जैसे कुछ बच्चे ने लिखा, अभी मैंने चेक किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, नहीं कैसे ही मैंने 1 मिनट के लिए जरा लिखने के लिए आपसे कहा था। तो अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं बची, उसके बाद क्या बची? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ईबीटी में जब टैक्स माइनस हुआ तो ईएटी बचा। अब ईएटी ये जो बचा इसमें शेयर होल्डर का हिस्सा है। बट दो तरीके के शेयर होल्डर हैं। पहले प्रेफरेंस वालों का हिस्सा है, बचा हुआ इक्विटी। तो पहले हमने ईएटी में प्रेफरेंस का डिविडेंड अलग कर दिया, माइनस कर दिया। जब हमने प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस किया तो जो बचा उसका नाम है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हिंदी में समझे? कुछ बच्चे कह रहे थे हम नाम भूल रहे हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का सिंपल क्या मतलब है? जितनी अर्निंग इक्विटी वालों के लिए अब बची है। भाई जब हमने प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस कर दिया तो जो भी बचा है वो किसको बिलोंग करता है? इक्विटी। कम बचा या ज्यादा बचा? जैसे पहले के जमानों में जो घर की लेडीज होती थी तो वो सबको पहले खाना खिला देती थी और फिर आखिरी में खाती थी। तो आखिरी में कम बचा तो वो कम में अपना गुजारा कर लेती थी, ज्यादा बचा तो ज्यादा में गुजारा कर लेती थी। सेम है इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है ना? आप लोग बड़े गंभीर तरीके से सुनते हैं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई सेम है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिला आखिरी में वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर वो एक शेयर की अर्निंग निकालना चाहे तो वो उसको डिवाइड कर देता है, किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ईपीएस आता है। ये हम लोग ने लास्ट टर्म तक सीखा था। ठीक है ना जी? ओके। अब मैं जरा आज बात करता हूं आपसे कुछ आगे। अच्छा, एक चीज और रिवाइज करा दूं जो लास्ट टर्म पे आपको सिखाई थी। ये याद है आपको क्या सिखाया था मैंने? यानी फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा था? ये जो रेड पेन से लिखा हुआ था ये मिस्टर एक्स थे। ईयर 1 में मिस्टर एक्स ने 100 की सेल करी थी। ये सब एज्यूम्ड फिगर थी मेरी तरफ से, डमी फिगर्स थी। 100 की सेल करी थी, वेरिएबल कॉस्ट 20 थी, 80 का कंट्रीब्यूशन था, 50 की फिक्स कॉस्ट थी, ईबीआईटी 30। तो मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट ईयर में इन्होंने सेल को अपनी डबल कर लिया। बट हम लोग ने देखा था कि सेल डबल जरूर हुई है, ईबीआईटी डबल नहीं हुआ। ईबीआईटी डबल से भी ज्यादा हुआ, जिसका केवल एक कारण हम लोग को समझ में आया था, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती। तो ठीक है साहब, आपने देखा था फिक्स कॉस्ट सेम रही, जिसकी वजह से हुआ क्या? वेरिएबल कॉस्ट तो डबल हुई, कंट्रीब्यूशन भी 80 का 160 हुआ। बट बिकॉज फिक्स कॉस्ट 50 की 100 तो हुई नहीं। अगर फिक्स कॉस्ट भी 100 हो जाती तो फिर तो 60 ही बचता ईबीआईटी। बट फिक्स कॉस्ट तो ऐसे चेंज होती नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट 50 ही रही, इसलिए ईबीआईटी 110 हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया। मिस्टर वाई में हम लोगों ने देखा था, मिस्टर वाई के यहां फिक्स कॉस्ट थी ही नहीं। मिस्टर वाई के यहां केवल क्या था? केवल क्या था? हाँ, केवल वेरिएबल थी। फिक्स कॉस्ट आप देखो तो जीरो। तो इनके प्रॉफिट्स हुए थे 30 रुपीज के। अगले साल इन्होंने भी डबल किया। अगले साल जब इन्होंने सेल डबल करी, पता है इनके ईबीआईटी भी डबल हुए थे, उससे ज्यादा नहीं हुए थे। रीजन क्या था? यहां पे इनकी फिक्स कॉस्ट नहीं थी, इनके पास केवल वेरिएबल कॉस्ट थी। मैंने इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था आपको याद है क्या?
क्या बात है, मतलब हमने ये पूछा था आपसे कि क्या हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं, क्या ये अदालत इस नतीजे पे पहुंच जाए कि जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट उतना अच्छा। तो कुछ ने हाँ कहा था, एक दो ने ना भी कहा था, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद आंसर देखने के लिए मैंने एक और फिगर ली थी ईयर 3 की, कि साहब ईयर 3 में मान लो रिसेशन आया, डाउनफॉल आया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी कोविड या कोई भी रीजन, और ईयर 3 में मान लो इनकी सेल कम हो गई। पहले मैंने मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने एज्यूम किया था कि मान लो इनकी ईयर 1 की सेल का आधा हो गया, यानी पहले सेल थी 100, अब कितनी हो गई 50, वेरिएबल कॉस्ट पहले थी 20 तो अब कितनी हो गई 10, कंट्रीब्यूशन बचा 40, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी, वो 50 ही रहेगी। तो मिस्टर एक्स का ईयर 3 में हमें लॉस दिखने लग गया था 10 का। वहीं पे मिस्टर वाई में भी हमने यही माना कि ईयर 1 की जितनी सेल थी उसका आधी हो गई ईयर 3 में, 100 की सेल का हमने 50 माना, वेरिएबल कॉस्ट भी आधी हो गई, पहले थी 70 अब 35, कंट्रीब्यूशन आपका आधा हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट थी नहीं, तब भी ये प्रॉफिट्स में रहे। तो अल्टीमेटली हमें यह समझ में आया था कि प्रैक्टिकल जीवन में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होना भी खराब है, बहुत कम होना भी खराब है। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी क्षमता पे, आपकी कितनी क्षमता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, कितनी बड़ी एंटरप्राइज आप रन कर रहे हैं। क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट एक लेवल से ज्यादा हो जाएगी और आप उसको चुका नहीं पाएंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि कोरोना काल में बहुत सारे व्यापार जो शटडाउन हुए, जो बंद करने पड़े, बहुत सारे लोग बिजनेसेस बंद करने पड़े, उसका एक बहुत बड़ा कारण था फिक्स कॉस्ट। मे बी फिक्स कॉस्ट वो हो सकती है किसी ब्याज की, आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक तो ब्याज आपसे ले ही रहा है, वो थोड़ी ना कह रहा है कि हमने ब्याज आपका वेव ऑफ कर दिया, वो वेव तो कर नहीं रहा है। फिक्स कॉस्ट हो सकती है सैलरी की, रेंट की, बहुत तरीके की फिक्स कॉस्ट हो सकती है। हो सकता है आपने मशीन से रेंट पे ले रखी हो, तो फिक्स कॉस्ट जा रही है, और अगर उतने आपके प्रॉफिट्स यानी उतने आपका रेवेन्यू सेल नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आप नहीं बना पाएंगे। क्लियर? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ध्यान से बताना। मैं पहले यहां लिखता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। क्या लिख रहा हूं? वही जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है वही मैं जल्दी से लिख देता हूं। सेल्स में क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है। लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी आता है। और लेस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, तो ईबीटी आता है। वैसे तो आपने इसके नीचे भी लिखा है ईपीएस तक, लेकिन अभी रुको, केवल इतनी टेबल आपके सामने है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी। टेबल आपको दिख रही है? मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन। इस पूरी टेबल में यहां से यहां तक जितना आपको दिख रहा है, इस पूरे में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? या यूं कहें कि कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? आराम से टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जब आपका दिमाग जिस दिन चलना शुरू हो जाएगा उस दिन आप दौड़ना शुरू कर देंगे। अभी तो दिमाग सो रहा है, अभी हम लोग रट्टू तोता कहीं ना कहीं छोटे से बने हुए हैं। हमें बस ढूंढना है, एक एक एलिमेंट को अपने मन से पढ़ना है, दिमाग में सोचिए इसमें पूरे में फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है। एक है, दो है, तीन है, फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आपके प्रॉफिट्स हो ना हो, सेल हो ना हो, देना पड़ेगा। तो इस पूरे में हमको इतने में कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट दिख रही है? एक की, दो की, तीन? दो दिख रही कि एक दिख रही है? हमको तो एक दिख रही है। आराम से सोच लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया? फिक्स कॉस्ट का केवल वो मतलब है कि वो कॉस्ट, वो खर्चा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वांटिटी ऑफ सेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपको देनी पड़ेगी, वो है फिक्स कॉस्ट। एक की, दो की, तीन? दो दिख रही हैं? कौन कौन सी दो दिख रही हैं? एक जो नाम से ही लिखी है फिक्स कॉस्ट, और एक इंटरेस्ट की। ये भी फिक्स कॉस्ट होती है क्या? हाँ जी भाई, आप बैंक से लोन लेकर के आएंगे, मान लीजिए आप बैंक से 10 लाख का लोन लेके आए, बैंक ने आपको लेट से 10% इंटरेस्ट पे दिया, 1 लाख रुपए मान लो साल का ब्याज हुआ। अब आप उस 10 लाख के लोन से 1 करोड़ कमाओगे तो भी बैंक आपसे 1 लाख का ब्याज लेगा, 50 लाख कमाओगे तो भी 1 लाख का लेगा, नहीं कमाओगे
तो भी 1 लाख का लेगा। भाई वो तो कमिटमेंट है ना आपकी, रेट उसने आपको बता दिया, उसको तो ब्याज चाहिए। आप उससे ज्यादा कमा लो कम कमा लो वो आपकी मर्जी। तो यानी यहां पे बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, दो फिक्स कॉस्ट दिख रही हैं। एक है हमारी ये जो फिक्स कॉस्ट के नाम से ही है, और एक है इंटरेस्ट की। वैसे कॉस्ट इसमें एक और भी है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। एक कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वो फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी होती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मैं ये पेन बनाता हूं, इस पेन को बनाने में 2 रुपए की रॉ मटेरियल लेबर वगैरह मिला के 2 रुपए का आइटम लगता है एक पेन को बनाने में। तो अगर एक पेन बनाएंगे तो 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, 2 पेन बनाएंगे तो आपने बताया था 4 रुपए का, 10 पेन बनाएंगे 20 रुपए का। पेन नहीं बनाएंगे रॉ मटेरियल नहीं लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, राइट। अब बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये एक फिक्स कॉस्ट है और एक ये फिक्स कॉस्ट है। इस फिक्स कॉस्ट को, जो पहली फिक्स कॉस्ट है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये जो आपको कॉस्ट दिख रही है इंटरेस्ट वाली, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बेसिकली दो तरीके की फिक्स कॉस्ट होती हैं। मैं आपको ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज लेके चल रहा हूं ताकि आपको कुछ ना रटना पड़े, आपका दिमाग चलता रहे। दो फिक्स कॉस्ट होती है पूरे व्यापार में। कुछ होती है जो ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, कुछ होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जहां से हमने फाइनेंस करा रखा है। जो ऑपरेशन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, एसेट्रा एसेट्रा, ये होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और जो ब्याज वगैरह की कॉस्ट है वो होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। नाम समझ में आ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल, ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये दोनों ही सोच समझ के रखनी चाहिए। अगर आप दोनों में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं रखोगे तो जैसे मिस्टर वाई का हाल हुआ था ईयर 2 में। ईयर 2 में मिस्टर एक्स की सेल डबल हुई थी, मिस्टर वाई की भी सेल डबल हुई थी, बट मिस्टर एक्स के ईबीआईटी डबल से ज्यादा हुए थे, मिस्टर वाई के ईबीआईटी डबल से ज्यादा नहीं हुए थे। तो अगर हम बिल्कुल भी फिक्स कॉस्ट नहीं रखेंगे तो हम बिजनेस में फायदा ही नहीं कमा पाएंगे। बिजनेस करने का मतलब ही यही है कि थोड़ी तो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। जाइए कहीं पे जॉब कर लीजिए। तो थोड़ी फिक्स कॉस्ट तो होनी चाहिए। बट अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर दिक्कत यह है कि ईयर 3 जैसा हाल मिस्टर एक्स का भी हो सकता है। तो हमें एक ऐसी फिक्स कॉस्ट चाहिए, हमें एक इतनी फिक्स कॉस्ट रखनी चाहिए कि हमारा व्यापार भी चलता रहे। तो ये दो फिक्स कॉस्ट हैं, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। पता है, एक सही व्यापारी को दोनों फिक्स कॉस्ट को, मैं आपसे ऑप्शन से पूछूंगा, आप देखते हैं आप क्या बताते हैं। दोनों फिक्स कॉस्ट को एक सही व्यापारी को बहुत ज्यादा रखना चाहिए, पहला ऑप्शन। दोनों फिक्स कॉस्ट, दैट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, दोनों को बहुत ज्यादा रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, दोनों को बहुत कम रखना चाहिए। तीसरा है बैलेंस रखना चाहिए कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरे को कम कर ले। मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को कम कर ले, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर ले, बैलेंस कर ले। क्या कहते हैं? थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। रीजन बीइंग, पहले ऑप्शन में अगर आप दोनों बहुत ज्यादा रखेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क इस बात की है कि जब सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तब तो आपको मजा आएगा, सेल बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रहा है, आपको मजा आएगा, यार बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस दिन डाउनफॉल आएगी उस दिन दिक्कत आएगी। बहुत कम रखेंगे तो आप सक्सेस में भी नहीं जा पाएंगे, आप प्रॉफिट्स ही नहीं अर्न कर पाएंगे उतने। इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस इसलिए होना जरूरी है कि अगर हमने एक खर्चा ज्यादा भी रखा है तो हमारे दूसरे खर्चे कम है। वैसे हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में लोगों को जो सजेस्ट करते हैं, वैसे तो कोई इंसान अपने यहाँ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रख ले, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम कर ले, या फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा रख ले, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर ले। हम लोग प्रैक्टिकली जो सजेस्ट करते हैं लोगों को, वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने यहाँ
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रखो, लेकिन बहुत ज्यादा ना रखो, वो थोड़ी कम रखो। और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट आप उसके प्रोपोर्शन में थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हो। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखो, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। उससे फर्क ये पड़ेगा कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कम रखी है। अगर हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रखी होती और अगर हम उसको भी मेट नहीं कर पा रहे होते, हम अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो मेरे ऑपरेशंस बंद हो जाते। ऑपरेशंस मतलब मेरे प्रोडक्शन बंद हो जाता। रेंट नहीं दे पा रहे हैं, लैंडलॉर्ड कह रहा है खाली करिए, फैक्ट्री हटाइए। मैनेजर की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, वो कह रहा है हमारे बीवी बच्चे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं कहीं और, वर्कर चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखिए ताकि आपके ऑपरेशंस चलते रहे, सेल होती रहे, थोड़ा बहुत मुनाफा होता रहे और उससे आप कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट वगैरह आप देते रहे, बाकी अपने लिए बचाते रहे। तो आज का जो जमाना है, अब जो जमाना चल रहा है इस समय, ज्यादातर लोग लोन लेकर के व्यापार करते हैं, क्योंकि लोन पे अब इंटरेस्ट रेट पहले के मुकाबले कम है। तो अब इंसान खुद का पैसा होते हुए भी कई बार उसको व्यापार में ना लगा के लोन ले लेता है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेट्स से किसी आपको एमएसएमई सेक्टर के लिए चाहिए तो लोन की इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसलिए इंसान सब्सिडाइज्ड रेट है गवर्नमेंट के, तो कहीं ना कहीं इंसान लोन पे काम करने की कोशिश करता है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा भी लेता है, बट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखनी चाहिए। जा रही दिमाग में कि पूरी बातें बाउंस हो रही हैं? जा रही है। तो मैंने मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने कौन कौन सी आपको दो फिक्स कॉस्ट बताई? एक, ठीक है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है और दूसरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से जो रिस्क निकलती है, भाई रिस्क है ना, रिस्क किस बात की है? रिस्क काहे की होती है? जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हमको बताना, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो रिस्क किस बात की है? दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन कि रिस्क इस बात की कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में यार 100 में 90 आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कि रिस्क इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि यार 40 भी ना पहुंच पाए। रिस्क किस चीज की होती है जीवन में? दूसरे वाले की ना, पहले वाले की रिस्क नहीं थी। चिंता इंसान को काहे की नहीं आती है? चिंता क्या इस बात की नहीं आती कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार यार बहुत प्रॉफिट हो जाए और बिना मतलब में हमारा भी क्या कहते हैं नाम हो जाए दुनिया में? नहीं ना। चिंता इस बात की होती है कि कल माल बिकेगा नहीं बिकेगा। रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि हम फिक्स कॉस्ट मेट कर पाएंगे कि नहीं। तो इन दो में एक जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इससे बनती है ऑपरेटिंग रिस्क। कौन सी रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क। और जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, गेस करो। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली दो तरीके की रिस्क होती है, एक ऑपरेटिंग रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। तो एक हो गई बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरी हो गई फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क किसकी वजह से होती है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। और फाइनेंशियल रिस्क किसकी वजह से होती है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। इन दोनों फिक्स कॉस्ट को स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है लेवरेज चैप्टर। ये दोनों फिक्स कॉस्ट का क्या इंपैक्ट होगा, इस बात को हमको बताने की कोशिश करता है लेवरेज चैप्टर। यानी लेवरेज चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा जीवन आसान कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिस्टर एक्स का जो ईयर 1 और 2 का डेटा दिखाया था, ये इतना देखो, ईयर 1 और 2 का, कि ईयर 1 में सेल इतनी है, ईयर 2 में सेल डबल हो गई, तो ईबीआईटी कितना होगा। तो उसका एक तरीका था कि आपने पूरा निकाला, पूरा निकालने का मतलब आपने ली कि सेल अगर डबल हुई तो वेरिएबल कॉस्ट डबल हुई, तो कंट्रीब्यूशन इतना बचा, फिक्स कॉस्ट इतनी ही रही, ईबीआईटी इतना ही रहा। बट जरा सुनिए प्रैक्टिकल जीवन में, यहां पे तो आपको जैसे हमने लिखा वेरिएबल कॉस्ट, प्रैक्टिकल जीवन में वेरिएबल कॉस्ट एक थोड़ी ना होती होंगी, खूब सारी वेरिएबल कॉस्ट होती होंगी। फिक्स कॉस्ट भी ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी होती होंगी। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां का ओनर आपके पास आया, उसने कहा सीएस साहब, इस साल, उसने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने हाथ में पकड़े हुए थे, उसने कहा सीएस साहब ये रहे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल, बैलेंस शीट्स वगैरह, और इस साल देखो मेरा ना 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह उसके हाथ में था, सारी चीजें, बड़ा लंबा था, बड़े प्रैक्टिकल जीवन में 1 डेढ़ पन्ने का मान लो उसका पीएनएल था, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कह रहे हम लोग इस बार ये सोच रहे हैं
कि यार आने वाला टाइम में हमारा मार्केट अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, हमारा सेगमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार हमारी कोशिश होगी कि हम सेल को दुगना कर लें। आपने कहा अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारी सैलरी बढ़ा दीजिएगा। उसने कहा छोड़ो तो पहले सुनो, अगर हम अपनी सेल को दुगना कर लें तो हमको जरा ये बता दो कि मेरा जैसे इस बार 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अगले साल कितना होगा प्रॉफिट? 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ तो नहीं बोल सकते, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास में थे आप, 2 करोड़ तो नहीं होगा ना, फिक्स कॉस्ट की वजह से 30 का 60 तो हुआ नहीं था ना, तो 2 करोड़ तो नहीं होगा। तो उसने कहा साहब ये बता दो। अब आपने कहा सर ठीक है। अब उसका एक तरीका अब आपको बताना है। अब एक तरीका ये है कि आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे। आपने कहा सर टाइम दीजिए, हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं सर, हम बना के बताएंगे। शाम हो गई, आपने सर अभी बन नहीं पाया, इतने सारे आइटम होते, एक एक कॉस्ट देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। आपने हाँ सर अब फिगर निकली, इतना होगा। अगर प्रॉफिट अभी 1 करोड़ था तो उस समय सर लेट्स से फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ होगा। एक तरीका तो ये, आपने 2 4 5 दिन लगा दिए। और दूसरा तरीका है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है लेवरेज, तो इसमें मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करके उसको बता देंगे सर अच्छा सेल अगर दुगनी होगी, ये लीजिए आपके प्रॉफिट सीबीआईटी लेट से आपके 2 करोड़ होंगे या 2.5 करोड़ होंगे। अगर 1 करोड़ थे मान लो 2.5 करोड़ होंगे। ओनर भी खड़े खड़े गिर जाएगा, कहेगा ये क्या है, इतना फास्ट एम्प्लॉय कैसे निकाला आपने? अरे सर वो सब मत छूओ, वो सब जादू है ना, आप क्या करोगे जान के, आप सैलरी दो हमको। लेवरेज चैप्टर आपको ये भी मदद करता है। लेवरेज चैप्टर कहीं ना कहीं आपके इंपैक्ट सेल में, अगर सेल बढ़ाते हैं तो उसका ईबीआईटी में कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसको भी जानने में मदद करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है ना? क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? लेवरेज। चलो बहुत ध्यान से समझना, आराम आराम से सब समझ में आएगा। मेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। कितनी तरीके की फिक्स कॉस्ट थी? 2। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एक फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ये 2 तरीके की फिक्स कॉस्ट थी, तो इन दो से 2 तरीके के लेवरेज निकलते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से हम जो लेवरेज कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे वो लेवरेज कहलाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की मदद से हम जो लेवरेज आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, क्या बात है, आपको सब आ गया? फाइनेंशियल लेवरेज। 2 तरीके के लेवरेज, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर कोई हमसे कहता है कि सर इन दोनों फिक्स कॉस्ट से लेवरेज निकालो, मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ले लो सर और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी ले लो सर, इनसे लेवरेज निकालो, ऐसे लेवरेज को हम बोलते हैं कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड मतलब उसमें किसका किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग की भी और फाइनेंशियल भी। ऐसे लेवरेज को हम कंबाइंड लेवरेज या कुछ लोग इसको टोटल लेवरेज भी बोलते हैं, भी लिखवा दूंगा। इससे ये समझ में आया 3 तरीके के लेवरेज बन गए, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज, और इन दोनों को अगर एक साथ करें तो कंबाइंड लेवरेज। पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। सर ये लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज के टर्म का मतलब देखते हैं जरा क्या लिखा है। द टर्म लेवरेज रेफर्स टू एन इंक्रीज्ड मींस ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पस। कह रहा है लेवरेज का मतलब है कि आप अपने मींस को इंक्रीज कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप अपने पर्पस तक पहुंच जाओ। हमने कहा हिंदी में, कह रहे हिंदी में मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने यहां फिक्स कॉस्ट लगा रहे हो जिससे आप अपना ईबीआईटी सेल से भी ज्यादा अचीव कर ले रहे हो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, कार में गियर होता है, गियर का काम क्या होता है? जब आपको गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्लो रखनी होती है, या कहीं गाड़ी चढ़ानी तो आपको फर्स्ट गियर में डालनी पड़ती, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, एक्सीलेटर ज्यादा दबाना पड़ता है। फिर जब आप थोड़ा नॉर्मल आते हैं, सेकंड थर्ड, हाईवे में जा रहे हैं, फिफ्थ सिक्स गियर में चलते हैं, उस समय क्या होता है? गाड़ी स्मूथ भाग रही होती है, एफर्ट्स कम लगते हैं, गाड़ी स्मूथ चल रही है बिकॉज ऑफ गियर।
सेम है यहां पे, फिक्स कॉस्ट वो गियर का काम कर रही है। फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर आप सेल थोड़ी भी बढ़ा रहे हो तो आपका ईबीआईटी एक्सिलरेट हो जा रहा है, वो और ज्यादा बढ़ के दिखा दे रहा है। अगर सेल थोड़ी भी बढ़ा रहे हो, डबल भी कर रहे हो, तो ईबीआईटी डबल से ज्यादा हो जा रहा है बिकॉज ऑफ गियर। तो लेवरेज मींस कि हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, मे बी यहां पे बात करें तो फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं। क्यों? अपने कोई पर्पस को अचीव करने के लिए। लेवरेज का वैसे मतलब क्या होता है? लेवरेज इज यूज टू लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए जो मशीन होती है उसमें जो लगता है वो लेवरेज है। कह रहा है विच में नॉट बी अदरवाइज पॉसिबल। अगर उसमें वो लीवर ना होता, बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, बड़े बड़े, मान लीजिए पहाड़ हैं, कोई कोई पहाड़ से, है ना, गिर गया, पहाड़ गिर गया, नहीं कई बार आप देखते हैं, हाँ, कोई पत्थर गिर गया, अब उसको हटाने के लिए कैसे, हाथ से तो हटेगा नहीं, बड़ी बड़ी मशीन होती, तो बिकॉज ऑफ लीवर वो पॉसिबल होता है। इन फाइनेंशियल बात करें, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज रिफर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या चीज ये आपके मतलब का ही है। लेवरेज रेफर्स टू फर्निश द एबिलिटी टू यूज। क्या चीज यूज करना? दो तरीके की फिक्स कॉस्ट लिखी है। कौन कौन सी? एक फिक्स कॉस्ट एसेट और एक फिक्स कॉस्ट फंड। दो तरीके की फिक्स कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट एसेट का मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन आपने ले रखी है रेंट पे, एसेट ले रखा है, फैक्ट्री ले रखी है, कोई भी चीज, मैनेजर की सैलरी, इन सबसे रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट है वो है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फंड्स लगाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट देनी पड़ रही है, फाइनेंशियल फंड्स, पैसा लाए, फिक्स कॉस्ट देनी पड़ रही है ब्याज। तो लेवरेज रेफर्स टू फर्निश एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट और फंड्स। क्यों? टू इंक्रीज रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ाने के लिए हम फिक्स कॉस्ट यूज करें। शेयर होल्डर का रिटर्न कैसे बढ़ेगा? शेयर होल्डर का रिटर्न नहीं समझा है? ईबीआईटी तो बढ़ रहा था जिसे अभी हम लोगों ने देखा। शेयर होल्डर का रिटर्न, जैसे ईपीएस की बात करें, वो कैसे बढ़ जाएगा? भाई सेल बढ़ी, सेल दुगनी हुई, 100 की 200 हुई, तो हमने देखा ईबीआईटी 30 का 60 ना होके बल्कि 110 पहुंच गया। ईबीआईटी तो बढ़ रहा है, ईपीएस कैसे बढ़ेगा? जब ईबीआईटी बढ़ेगा तो उसके नीचे की चीजें भी तो अपने आप ही बढ़ी हुई फिगर आएंगी। भाई आप ईबीआईटी लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो जब ईबीआईटी बढ़ा हुआ होगा तो ईबीटी भी बढ़ा हुआ आएगा, टैक्स के बाद का ईएटी भी बढ़ा हुआ आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बढ़ा हुआ आएगा, अपने आप आपका ईपीएस बढ़ जाएगा। तो लेवरेज का मतलब केवल आपको जो दिमाग में रखना है वो ये है कि हम कोई फिक्स कॉस्ट अपने यहां लगा रहे हैं, मे बी फिक्स ऑपरेटिंग, मे बी फिक्स फाइनेंशियल, जिसकी वजह से जिसकी वजह से अगर हम सेल को बढ़ाते हैं तो मेरे इक्विटी के रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। लेकिन डेंजरस भी सिचुएशन है, अगर सेल कम हो गई, ये हमेशा नहीं कि एडवांटेज ही रहेगा। लेवरेज मे बी एन एडवांटेज और मे बी एन डिसएडवांटेज फॉर समवन। डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सेल आपकी गिरी तो ईपीएस भी आपका बहुत तेजी से गिरे, जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से गिरेगा भी। तो लिखा है लेवरेज का मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में टू क्या यूज करें? टू यूज फिक्स कॉस्ट एसेट और फंड्स। क्यों? इंक्रीज करने रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। या फिर अगर डेफिनेशन की बात करें, जेम्स साहब ने, जेम्स हॉर्न करके इन्होंने डेफिनेशन दी है, देखो आपको समझ में आ जाएगी शायद ये। इंप्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट, इंप्लॉयमेंट मतलब एसेट को लगाया, इन्वेस्टमेंट, तो एसेट लगाया या फंड लगाया, फॉर विच, जिसके लिए फर्म क्या पे कर रही है। समझ में आ गई? जब हम फर्म बोलते हैं तो फर्म में, हमारे यहाँ एफएम में जब भी हम फर्म बोले तो फर्म में भी कंपनी हो सकती है, मे बी सोल राइटर हो सकता है, मे बी एचयूएफ हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, जो भी बिजनेस है वो बिजनेस को हम लोग यहाँ फर्म बोलते हैं। तो फर्म क्या पे कर रही है? फिक्स कॉस्ट या फिक्स रिटर्न, जिसके बदले में कोई चीज फिक्स देनी पड़ रही है, वो है हमारी फिक्स कॉस्ट। कितनी तरीके के लेवरेज हैं? तीन तरीके के। कौन कौन से तीन तरीके के? एक ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, एक फाइनेंशियल लेवरेज होता है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको सिखाऊंगा सर नीचे, तो बनता है कंबाइंड लेवरेज। और इसका एक और नाम होता है, यहां पे लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम बताओ क्या होता है? टोटल लेवरेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। यहां तक बात चली गई दिमाग में? पक्का?
अब बात करते हैं कि लेवरेज साहब निकालते कैसे हैं। चलो इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, कॉपी खोल लीजिए। कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज। लिख लिया ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका फॉर्मूला लिखिएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और फुल फॉर्म आपको बताया तो EBIT का फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। अब ये फॉर्मूला कहां से बना मैं वो भी आपको थोड़ा समझा देता हूं। नहीं भी समझेंगे तो भी आप एग्जाम पास हो जाएंगे, लेकिन समझ लें तो बेटर रहेगा। देखिए फॉर्मूला कहां से बना। आपको इतनी फिगर पता है, सेल लेस, इधर देखते जाना, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT। ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है यही तो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसी की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज निकलता है। इंटरेस्ट जो नीचे अभी आएगा उसकी वजह से निकलेगा फाइनेंशियल लेवरेज। उसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे ही नहीं, उसकी क्लास अगली में करेंगे। अभी तो हम ऑपरेटिंग की बात करें, इसकी वजह से निकलता है। हमें करना क्या है, हमें इस फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट समझना है कि इस फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा बिजनेस में। जब हमें इसका इंपैक्ट समझना है तो हम करते क्या है, एक वो फिगर ले लेते हैं जो इससे पहले की थी कि अगर फिक्स कॉस्ट ना होती तो कितना होता। एक वो फिगर जो बिना फिक्स कॉस्ट माइनस करे की थी, और एक वो फिगर ले लेते हैं जो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आई। तभी फॉर्मूला बना फिक्स कॉस्ट से पहले क्या लिखा है, देखो यहां पे इस चार्ट में कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या लिखा है, EBIT। फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट जानने के लिए तभी हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किया। जिसे बहुत सारे जिम वगैरह के या हेल्दी 5 मी और बहुत सारे डाइट वगैरह के आपने कई बार ऐड देखे होंगे। उसमें सेम इंसान की दो फोटो होती हैं, एक बिफोर की और एक आफ्टर की। बिफोर में मोटा तगड़ा होता है और आफ्टर में कुछ जीरो फिगर। तभी तो इंसान कंपेयर कर पाता है कि पहले ये था, फिर जब उसने अपना पूरा पैसा उस कंपनी को दे दिया तो चिंता में पतला हो गया। मतलब कुल मिलाकर के आप बात समझ गए। सेम है यहां पे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का हमें इंपैक्ट जानना है तो बिना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट के ये फिगर थी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आ गई तो उसके बाद की ये फिगर है। तो फॉर्मूला कहीं आसमान से बना ही नहीं, इंसानों ने ही बनाया, भगवान ने नहीं बना के भेजा। क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये इसलिए बता दिया कि कभी अगर एग्जाम जाते हैं तो भूल जाओ ना, गजनी दिमाग है आपका, आप भूल गए आपका EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन था कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT क्या था, तो आपके दिमाग में टेबल तो कुछ तो याद रह जाएगा, है ना। तो आपके दिमाग में टेबल आ जाएगी कि अच्छा हाँ कंट्रीब्यूशन होता है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस होती है तो EBIT आता है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है ना जी, पक्का। अगर मैं आपसे कहूं, देरी किसी बात की नहीं करनी चाहिए जीवन में। अगर मैं कहूं ये रहा डेटा आपके पास ईयर 1 का, मिस्टर एक्स का, सेल आपको दिख रही है, ये सेल आपको दिख रही है 100 की, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट 20 की दिख रही है, लाइन खींच देता हूं, कंट्रीब्यूशन 80 का दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट 50, EBIT 30, और मैं कह रहा हूं जरा ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो। अच्छा एक बात सबको पता है ना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है। एग्जीक्यूटिव में आप बिल्कुल आराम से कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, और ले जाइएगा, लेकिन उससे पहले आपको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। तो जैसे जो बच्चे CSEET से आए हैं, CSEET में तो अलाउड नहीं था, तो अभी आप सबके पास कैलकुलेटर है कि खरीदना है, क्या है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो खरीद लीजिए। सस्ता मद्दा खरीदिएगा, बहुत महंगा मत, कंपनी का ब्रांडेड मत खरीदिएगा, है ना। 100-150 रुपए टाइप का एक कैलकुलेटर इस तरीके का अगर आपको खरीदना है तो कहीं से खरीद लीजिएगा, और अगर आप थोड़े से पैसे वाले हैं तो 2 खरीद लीजिएगा। 2 का फायदा क्या रहता है कि जैसे कैलकुलेटर में क्या होता है, आपकी उंगलियां सेट हो जाती है। मैं बड़ी बारीकियां बताता हूं आपको। कैलकुलेटर में क्या होता है ना, जो प्रैक्टिस करता है, ऐसा नहीं कि घर पे जाके जिसने बैग फेंक दिया उसका कुछ नहीं, कैलकुलेटर में उंगलियां सेट हो जाती हैं। तो अगर एक कैलकुलेटर चलना बंद हो गया तो आपके पास एक और रहता है सेम पैटर्न का, तो 2 खरीदिएगा, सेम, एग्जैक्टली सेम। और जिनको खरीदना है वो एक काम और कर लेंगे, जो नए खरीदेंगे, जिनके पास है
वो चेंज ना करिए। जिनके पास नहीं है, नया खरीदना है, तो देख लीजिएगा एक ऐसा खरीदिएगा जिसमें यहाँ जीटी ऊपर लिखा होता है, वो लिखा हो। इसका क्या फंक्शन है वो वक्त आने पे बताऊंगा। जीटी एक लिखा होता है यहाँ पे, जीटी, जीएसटी नहीं, क्या लिखा होता है, जीटी इधर कोने में। अगर नया खरीदे तो ये देख लीजिएगा कि वो लिखा हुआ हो, ठीक है ना। अभी ना चेक करो, अभी चेक कर रहे हैं लिखा है कि नहीं। लिखा है आपके में, है? यूज करना आता है क्या है? नहीं ना, चलो मैं सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो अभी आप मेरे को सॉल्व करके बताइए, और जैसे भी कर रहा हूं, मैनुअली करना हो मैनुअली कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट टर्न से कैलकुलेटर लाइएगा। क्या करें, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 80, और ईबीआईटी कितना है, 30। डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2.6। बिल्कुल ठीक है, 80 डिवाइड बाई 30, 2.6। वैसे आ रहा है 2.666666, तो ऊपर एक मैंने साइन लगा दिया बार का, ये रिपीट हो रही डिजिट, या 2.67 भी इसको कह सकते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा ना टाइम्स में आता है। किस में आता है बेटा, टाइम्स, दैट इज 2.66 टाइम्स। इजी है ना, बहुत इजी है निकालना। एक और क्वेश्चन लिखो, कॉपी में लिखो, लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखो। सेल 1 लाख रुपीज, सेल 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स कॉस्ट 35,000। सेल 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 रुपए, 30,000, फिक्स कॉस्ट 35,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज करिए। और कोई डेटा तो नहीं चाहिए, कुछ चाहिए तो बता दीजिए, हम दे देंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कितना है, 2 टाइम्स, ओके। इधर से किसने बोला था 2 टाइम, हाँ 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स, ओके। सभी का 2 टाइम्स है, इजी था। सेल थी 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 की आपने माइनस करी, कंट्रीब्यूशन 70,000 आ गया आपका, फिक्स कॉस्ट 35,000 दी थी, माइनस करा तो ईबीआईटी 35,000 का आ गया। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 70,000, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 35,000, तो 2 टाइम्स आ गया, पक्का। अगला लिखिए क्वेश्चन, अगला लिखिए। सेल 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख, बल्कि 2 लाख कर दो, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख। सेल 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। पक्का 1.5 टाइम्स, ओके। टाइम्स लिख दो उसके आगे, 1.5। मैं समय दे रहा हूं, जिनका नहीं हो पाया कर ले आराम से। आ गया 1.5 आ रहा है। कैसे 1.5 आ रहा है, सेल कितनी थी 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी माइनस करी 2 लाख, तो आपका कंट्रीब्यूशन आया 3 लाख का, फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख की, ईबीआईटी आया 2 लाख। फिर आपने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी किया ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए, 3 लाख अपॉन 2 लाख, तो कितना आया 1.5 टाइम। यहां तक बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लिख दो, अच्छा देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी मदद से निकलता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी मदद से निकलता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बट
इंपैक्ट तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट का जान रहे हैं ना ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए। मेरा आपसे पहले ये क्वेश्चन है, फिर उसका डिक्टेट करूंगा, पहले इसे ओरली आंसर दो। अगर किसी की ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ही नहीं, उसके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, तो उसका अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज निकालें तो कितना आएगा? गैस करो ना, फिर निकाल के देखेंगे, गैस तो करो। ऑपरेटिंग कॉस्ट है ही नहीं तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना? 0। भाई देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इंपैक्ट बताता है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे अगर किसी के पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है नहीं, जैसे हमने मान लीजिए मिस्टर वाई का देखा था ना, तो मिस्टर वाई के पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट थी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वही डेटा, चलिए वही दिखा देता हूं, मैंने हटा दिया, चलो मैं अपने मन से ले लूंगा। उनके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट थी नहीं, तो अगर हम उसका ऑपरेटिंग लेवरेज निकालें तो कितना आना चाहिए? 0 की 1 उधर बोल रहे हैं। चलिए चेक करते हैं, 0 और 1 अपने को बड़ी कंफ्यूजन है। अब चेक करते हैं जरा, क्या 0 आएगा कि 1 आएगा कि कुछ और आएगा। लिखिएगा जरा डेटा, सेल्स 10 लाख, सेल्स 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आप लोग अपने मन से बताओ, जो बताओगे वो लिखवा दूंगा। 5 लाख, ठीक है लिख दो, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख, फिक्स कॉस्ट 0। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अभी दूध का दूध, चाय की चाय हो जाएगी। पता चल जाएगा कि 0 आता है कि 1 आता है कि 2 3 5 आता है कि कुछ और ही आता है। 1 आया कि 0 आ रहा है? 1 की 0? 1 आया पक्का, किसी का 0 तो नहीं आ रहा है? 1 सही आ रहा है, 1 टाइम्स आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। 1 आ रहा है ना सबका? भाई सेल थी 10 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट आपने बताई 5 लाख ले लीजिए, तो कंट्रीब्यूशन 5 लाख आया। फिक्स कॉस्ट थी नहीं तो ईबीआईटी भी 5 लाख आया। जब कंट्रीब्यूशन 5 लाख, ईबीआईटी 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 1। अच्छा, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख ना लेके कुछ और लेते तो कितना होता? तो भी 1 ही होता। मान लो फॉर एग्जांपल अगर फिक्स कॉस्ट से 5 लाख ना लेके 4 लाख लेते, ऐसे ही ओरली बताना, तो सेल होती 10 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, कंट्रीब्यूशन 6 लाख, फिक्स कॉस्ट 0, ईबीआईटी 6 लाख 1। अब जरा सुनिए, जो स्मार्ट पेपर सेटर होगा वो क्वेश्चन कैसे सेट कर सकता है वो सुनो। वो क्वेश्चन ऐसे सेट कर सकता है कि आपसे वो कह रहा है कि एक कंपनी है जिसकी सेल इतनी है, कोई फिगर दे दी, सेल इतनी मतलब एनीथिंग फिगर, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है 1 टाइम्स, और उसका इंटरेस्ट है 5 लाख रुपीस का, टैक्स का रेट इतना है, और आप उसका ईपीएस निकाल दो। भाई सुनिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। देखो, अब आप आ गए हो एग्जीक्यूटिव में, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, पास तभी होंगे। तो एडवांस नॉलेज का मतलब क्या है? एक हो सकता है कि भैया आपकी किस्मत अच्छी है तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा भी आ सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब है उसने आपको सेल दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, उसने आपको फिक्स कॉस्ट दे दी, उसने आपको इंटरेस्ट दे दिया, उसने आपको टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया, सब दे दिया, ईपीएस पूछा तो आपने तो टेबल हमने आपको बताई थी, आपके पास दिमाग में है। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस निकाल दोगे। तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? ये तो हम 7th क्लास के बच्चे को भी सिखा देंगे, वो भी कराएगा। इसमें काहे का आपने सीएस का काम कर दिया? जो थोड़ा सा टेढ़ा पेपर सेटर होगा, अब तो देखो जो सब्जेक्टिव पेपर हो गया है ना, तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगी। क्योंकि पहले जो इनका एमसीक्यू वाले थे तो एक नंबर में कितनी ही जान देते क्वेश्चन बनाने में, और उसने जान दे भी दी, क्वेश्चन को टफ कर भी दिया, तो बच्चा कहता था एक ही नंबर का, छोड़ो आगे बढ़ते हैं अगला करेंगे। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है, बट वो ट्रिकी हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसने क्या किया, उसने आपको सेल दी, एग्जाम ईपीएस निकालना था, सेल दी, वेरिएबल कॉस्ट दी, फिक्स कॉस्ट गोल कर दी, उसकी जगह ऑपरेटिंग लेवरेज बता दिया 1 है। तो इससे ये समझ में आया कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है तो उसके यहां फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 होगी।
तो उसको मुंह में बोलने में दर्द हो रहा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट 0 है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उसने ऑपरेटिंग लेवरेज 1 दे दिया। इससे क्या हुआ, बच्चे को उसने दो कॉन्सेप्ट जांच लिए, एक ये जांच लिया कि उसको ईपीएस निकालना आता है कि नहीं, एक ये जांच लिया कि उसके लेवरेज के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। उसका काम ये थोड़ी ना कि ये सिखा करके बस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन ईबीआईटी कर दो तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आएगा। ठीक है, क्लियर। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जितने आपने क्वेश्चंस करे उन सबको पहले देखना, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, जितने आपके पास क्वेश्चंस हैं। मैं एक स्टेटमेंट पूछूंगा, आपको केवल इतना बताना है, सोच समझ के, जल्दी आंसर नहीं चाहिए, सोच समझ के आपको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछता हूं, जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। दो तीन क्वेश्चन आपने करे हैं, सोच समझ करके आंसर देना, नहीं दे पाओगे तो मैं तो बैठा ही हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको कि जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगी, मैं फिक्स कॉस्ट बोलूं या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलूं एक ही बात है, तो जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। यानी अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगा। इफ अदर डेटा रिमेन सेम, इफ अदर डेटा रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है किसी कारण से, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इज दिस स्टेटमेंट वैलिड और इनवैलिड? आप चाहो तो नोट कर लो, एक अपने मन से एक एज्यूम्ड फिगर ले लो कि सेल इतनी, अपने मन से सेल इतनी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी, फिक्स कॉस्ट इतनी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है। फिर दोबारा सारी फिगर सेम रखना, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ा के ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लो। करके देखो ना, देर देर किसी बात की नहीं है, हमें टाइम है हमारे पास। करके देख लिया क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ रहा है। मतलब आप क्या कह रही थी, मेरी स्टेटमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड है, करके एक बार देख तो लो। वैलिड है, अभी तो आप इनवैलिड कर रहे थे, करके देखा तो वैलिड आ रहा है। मैं आपसे भी कह रहा हूं करके देख लीजिए। क्या करना है मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, करना कैसे, चेक कैसे करना है। अपने मन से कोई एज्यूम फिगर मानो सेल की, वेरिएबल कॉस्ट की, फिक्स कॉस्ट की और ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लो। फिर अपने मन से दोबारा डेटा लो जिसमें सेल उतनी ही लो जितनी पहले मानी थी, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही लो जितनी पहले मानी थी, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ा के ले लो, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लो। और फिर मेरी स्टेटमेंट बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है। मेरी स्टेटमेंट ये है कि जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। वैलिड, इनवैलिड, ट्रू और फॉल्स, एनीथिंग, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के। अपने मन से फिगर कोई भी मानिए, जल्दी करिए, इसमें कोई टाइम वाली चीज ही नहीं है। निकालिए कोई भी फिगर ले लीजिए, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर दोबारा डेटा लीजिए जिसमें सेल वही लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट वही लीजिए, फिक्स कॉस्ट अपने मन से बढ़ा लीजिए। है, हम बता दें, कोई अपने मन से कोई फिगर ही नहीं आ रही जीवन में। अलग ही तो आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज तो चेंज होएगा अगर फिक्स कॉस्ट चेंज कर रहे हो तो। कितना लिया, चलो चलो अक्षत आप ही बताओ, मैं आप ही की फिगर ले लेता हूँ, सेल कितनी ली आपने? हाँ मैं ले रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं लिख लूँ है। सेल एक एक मिनट मैडम, हम आपकी बात बाद में सुनेंगे। अक्षत बोल रहे हैं सेल कितनी ली? नहीं नहीं अरे रुको, तो सेल कितनी ली? 5 लाख, मैं लिख लूँ। हाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी ली? 2 लाख की ली, ठीक है भाई। तो अक्षत कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3 लाख का आया। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट आपने 1 लाख ली, ठीक है कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट 1 लाख ले ली। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने दिया था, चलो ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो ईबीआईटी कितना आया? 2 लाख आ गया। और फिर आपने ऑपरेटिंग लेवरेज कितना निकाला? ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, मैं सी लिख दूं आपको समझ में आएगा, सी फॉर कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं। तो 3 लाख अपॉन 2 लाख, दैट इज 1.5, ठीक है। फिर अब आपने फिर से क्या किया और फिगर्स में क्या चेंज करा? अच्छा, फिक्स कॉस्ट को 1 लाख को 2 लाख कर दिया, सेल तो वही रखी होगी, वेरिएबल कॉस्ट वही रखी होगी, ठीक है। यानी सेल 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख। इन सारी एक्सरसाइज से होता क्या बताऊं आपको, इन सारी एक्सरसाइज से ये होता है कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, नहीं तो रटाना तो 1 मिनट का काम है।
1 मिनट मैंने आपको बताया कि बेटा ये ऐसा होता है, आपने दिमाग में डाला, खत्म बात। लेकिन जहां तक मैं आपको समझा सकता हूं और मेरे को लगता है कि आप समझ जाएंगे, उतना मैं समझा के चलता हूँ। तो सेल 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, कंट्रीब्यूशन 3 लाख, सेम फिगर्स हमने ली। फिक्स कॉस्ट आपने कितनी बढ़ाई? 2 लाख कर दी 1 लाख की, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट 2 लाख कर दी। ईबीआईटी कितना हो गया बेटा? 1 लाख हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए क्या करना है? ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, यानी 3 लाख का कंट्रीब्यूशन अपॉन 1 लाख। कितना आया? कितना आया? 3 टाइम्स हो गया। अब एक काम करो, इन दोनों फिगर को घूर घूर के देखो, बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। यानी अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ाई, बढ़ाई थी ना, फिक्स कॉस्ट बढ़ाई तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। तो मेरी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी कि फॉल्स थी? ट्रू थी। अब आप बोलिए, अब आप क्या बोल रहे थे? फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गई तो लॉस हो गया। तो अभी नहीं, अभी आप समझे नहीं, अभी मैं आपको चलना सिखा रहा हूं। अभी आपको चलना नहीं आता, सुनिए तो, मेरे पास सारे एग्जाम्पल, अभी मैं चलना सिखा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप दौड़ रही हैं, चलना आता नहीं, मुंह के बल गिर जाएंगे। पहले धीमे धीमे, जब बच्चा होता है छोटे बच्चे को पहले धीमे धीमे चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, तो अभी चलना सिखा रहे। अभी ऐसी फिगर अपने मन से मानने को कहा तो ऐसी फिक्स कॉस्ट मान लो जो कंट्रीब्यूशन से भी ज्यादा मान ली। ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना? ऐसा करने का कि रियलिस्टिक एग्जाम्पल रहे और आपको चीजें समझ में आ जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी अपने लिए जीवन में मत कर लो, ठीक है? क्लियर? लॉस में नहीं जाने का भी। दैट मीन्स, सुनिए, जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपसे ये सब नहीं पूछेगा, आपके दिमाग में स्टेटमेंट होगी काफी है। जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज, उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क। बात आई समझ में? दोबारा समझाता हूं इन अदर वर्ड्स। आपको समझाया कि दो तरीके की रिस्क होती है, एक बिजनेस रिस्क होती है, दैट इज ऑपरेटिंग रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क होती है। फाइनेंशियल की हम बात अभी कर ही नहीं रहे, हम बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं। जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा बिजनेस रिस्क होगी, यानी उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगी। बिजनेस रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क एक ही बात होती है, जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क। अब मैं इसी लाइन में क्या जोड़ रहा हूं? जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज, उतनी ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क। यानी एग्जाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया, उसने आपको दो कंपनी दे दी, कंपनी ए का डेटा अलग दे दिया और एक कंपनी बी का डेटा अलग दे दिया, और आपसे कह रहा है कि सर दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो। तो आपके पास फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, आप निकाल दोगे। और सर कमेंट कर दो कि दोनों में बिजनेस रिस्क किसकी ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा बताओगे? जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा आएगा उसकी बिजनेस रिस्क ज्यादा आएगी। देरी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मेरे पास इसके लिए भी है, आइए करते हैं जरा। आज के लिए एक क्वेश्चन हम लोग जरूर करके चलेंगे। कहां है? ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो, एक ही बात होती है। लोग सोचते हैं कि ये अलग होता है, इसका फॉर्मूला ये, दोनों एक ही चीज है। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है और ये बताना है साथ में कि विच कंपनी हैज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड वाई। ओके, कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए की सेल है 25 लाख रुपीस की, फिक्स कॉस्ट है 7,50,000 रुपीस की। कंपनी बी की सेल है 30 लाख रुपीस की, फिक्स कॉस्ट है 15 लाख रुपीस की। और नीचे लिखा है वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस क्या चीज हुई? वही वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल एक्सपेंस लिखा है। वेरिएबल एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 50% फॉर कंपनी ए एंड 25% फॉर कंपनी बी। बस इतना ही क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल पाएंगे? पक्का? सेल दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी है? दी तो है ना, कहां दी है? 50% कंपनी ए के लिए। 50% किस चीज का? सेल्स का। कहां लिखा है कि सेल का? लिखा है ना? हाँ, तो फिर देर किस बात की, करो करो ना। कंपनी ए का ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फिर कंपनी बी का ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। देखना होगा कौन सा बच्चा जल्दी ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों का निकाल के बताएगा। है? कर लीजिए फोन से, आज कर लीजिए, कल से कैलकुलेटर ले आइएगा, ठीक है?
फोन में क्या गूगल में क्वेश्चन डाल देंगे? कैलकुलेटर, ठीक है, कर लीजिए। देखना होगा कौन सा बच्चा कंपनी ए का भी ऑपरेटिंग लेवरेज बता देगा, कंपनी बी का भी बता देगा। दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज बताइए। जो बच्चा जितनी जल्दी बताएगा उतनी जल्दी उसको घर जाने को मिलेगा। आप उतनी जल्दी घर पे जाकर के आराम कर सकते हैं। निकाल लिया आपने दोनों का? निकाला कि आंसर देख लिया? क्या किया? निकाला, अच्छा। कितना आ रहा है कंपनी ए का आपका? और बी का? बी का 2.1 आ रहा है, एक बार फिर से चेक करो। बी का 3 टाइम्स आ रहा है और ए का 2.5 आ रहा है। ओके, ए का 2.5 और बी का 3 टाइम्स सही आ रहा है। आपका आया 2.1 कैसे आ गया था? ठीक है, अब आगे समझें। अच्छा, ये तो निकाल लिया, सही है। ये भी बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सी कंपनी की बिजनेस रिस्क ज्यादा है? बी की। क्यों बी की? ये भी पूछ रहा है ना, क्यों भी तो पूछ रहा है भाई। क्योंकि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। अब आप कंपनी ए देखें तो कंपनी ए की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा थी, 50% थी, और फिक्स कॉस्ट कम थी। कंपनी बी की वेरिएबल कम थी और फिक्स ज्यादा थी। तो फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा हुई, ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा हुआ, बिजनेस रिस्क ज्यादा हुई। ठीक है, ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक है, टाइम जरूर लिख देना, इन्होंने भी नहीं लिखा लेकिन आप लिख लेना। क्लियर हो गया? कमेंट पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ कंपनी ए। कंपनी बी हैज ए हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क, कुछ भी आप कह लो। द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट may vary proportionately with sale is higher for company A as compared to company B। अब ये लाइन क्या बोल गया? ये लाइन समझने के लिए अगली क्लास लगेगी। आज की क्लास यहीं पे छोड़नी थी मेरे को। होमवर्क सुन लीजिए, अगली क्लास से आने से पहले जिन्होंने भी मेरी पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी वो देख लेंगे, और आज वाली क्लास तो आपने अटेंड कर ही ली है। दूसरा काम करके आएंगे, ये पूरी टेबल ईपीएस तक की ना रट डालो। रात के 2 बजे भी आपको नींद से उठा के कोई पूछ ले, आप चालू हो जाओ, ले ले सर ये बिल्कुल पूरा सुना दो, फिर कब सुने दो, तो रट डालो। तीसरा काम, आज जितना मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज के क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको जो कॉपी में कराए उसको एक बार और करना है। चौथा काम, मैंने कुछ स्टेटमेंट बोली थी वैलिड एंड इनवैलिड, आपने बताई थी, उसको घर पे सोचनी मैंने क्या बोला था। है इतनी याददाश्त आपकी? इतना आप करके आएंगे, ठीक है। और अगर मन करे आपका, वैसे मन करना चाहिए, अगर मन करे
तो ये जो आपको ना थ्योरी दिख रही है, मैंने लास्ट टर्म पे भी हालांकि दी थी आपको करने के लिए, ये पढ़ के आना, अब देखना कितनी समझ में आती है। ठीक है, थैंक यू।